हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मापन का सेकंड पार्ट। तो चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मापन की डेफिनेशन पढ़ ली। भौतिक राशि का मान किस पर डिपेंड होता है? किस पर डिपेंड होता है? संख्यात्मक राशि इंटू मात्रक पर डिपेंड होता है। मात्रक की परिभाषा पढ़ ली हमने। क्या पढ़ी? कि मापन के लिए एक विशेष मापक्रम की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मात्रक के गुण पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? मात्रक के गुण। अब मात्रक के गुण में पहला कौन सा है? संगत। तो संगत को देख लीजिए आप। संगत कैसे होना चाहिए? कि दूरी को आप किलोग्राम में नहीं माप सकते, उसे आप किस में मापेंगे? किलोमीटर में। किलोमीटर में आप दूरी को मापेंगे ना, तो वही क्या होगा? एक संगत होगा। समझ में आ गया? कि दूरी को आप किलोग्राम में नहीं, किस में मापिए? किलोमीटर में। किलोमीटर में मापेंगे तभी वो संगत है। दूसरा क्या है? सुविधाजनक। यानी दो सुविधाजनक क्या होगा? दो शहरों के बीच की दूरी, यानी अजमेर और जयपुर से तक के बीच की दूरी इंच में बता रहा है कि इंच में मापूं, तो वो सुविधाजनक नहीं होगा। आपको किस में मापना होगा उसे? किलोमीटर में। किस में मापोगे? किलोमीटर। किस में मापोगे? किलोमीटर में। और सुपरिभाषित, अब तीसरा है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित। सुपरिभाषित कैसे होगा? आप के घर से दुकान के बीच की दूरी 200 कदम है, आप माप रहे हैं उसे। और मान लो वही बच्चा जाए, कोई छोटा बच्चा, तो वो कदम कितने होंगे? 500 कदम। अगर कोई भाग के जाए, दौड़ के, तो वही कदम कितने होंगे? 50। तो वो एक सुपरिभाषित नहीं है कि आपके घर से दुकान के बीच की दूरी या दुकान से घर के बीच की दूरी 200 कदम है। ये बिल्कुल भी सुपरिभाषित नहीं है। आप सर्टेन निश्चित नहीं कह सकते हैं कि दूरी निश्चित है। समझ में आ गया? मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे। ये जैसा जैसा मैंने बोला वैसा आप पढ़ लेना, या वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। क्या पढ़ा हमने? मात्रक के गुण या मात्रक के अभिलक्षण। ये नीचे प्रश्न आएगा, अभी नीचे पाठ्यगत प्रश्न में करवा दूंगा आपको। ये चीज़ें आपको पॉज करके पढ़ लेनी है। विश्व में प्रसिद्ध मापन आवश्यक है। इसमें बताया गया कि आपको परिवार के जैसे दादा दादी थे, पुराना पद्धति थी, उसमें कैसे मापन उन्होंने किया। अब मापन की किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा समझाइए। मैंने शुरू में पार्ट फर्स्ट में आपको समझा दिया कि मापन की किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा। मात्रक क्या है? मात्रक की मैंने बता दी थी परिभाषा कि मापन के लिए एक विशेष मापक्रम की आवश्यकता है जिसे मापन के एक विशेष मापक्रम की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहते हैं। मात्रक के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों अभी पढ़ाया मैंने। संगत होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। हमारे पूर्वज किस प्रकार मापन करते थे, अब इसमें हम पढ़ेंगे। आप पॉज करके पढ़ लेना वीडियो को। नोट्स में या तो टेलीग्राम पे दे दूंगा या पॉज करके पढ़ लेना। अब यहाँ से आ जाइए। लिपिबद्ध इतिहास इस बात का साक्षी है। किस बात का? कि मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों को किस तरह से मापन में काम में लिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण है। अंगुली को किससे मापेंगे? डिजिट में। पैर की लंबाई फुट में। हाथ की लंबाई क्यूबिट में। पूरी तरह से फैले हाथ में अंगूठे के सिरे को किसमें? बालिस्त में। इस प्रकार फेदम का क्या अर्थ होगा? फेदम का ये अर्थ होगा। फेदम, ये है फेदम, यानी किसी अंग्रेज किसान के दोनों हाथों को फैलाने के पश्चात प्राप्त हुई चौड़ाई। ये तो लड़की है, लड़की के रूप में दिखाया गया फेदम को। यानी कोई अंग्रेज किसान है, उसके दोनों हाथों को फैलाने के पश्चात जो प्राप्त चौड़ाई होती है ना, उसे ही क्या कहते हैं? फेदम। यह बड़ी रोचक बात है कि इनमें से कुछ भी प्रयोग में लाए जाते हैं, कि आज इनमें से कुछ ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अब ये मैं रोमवासी देख लीजिए आप। रोमवासी में क्या प्रश्न आएगा? पेस का प्रश्न आता है। पेस, पेस क्या होता है? पेस क्या होता है? और गेहूं का दाना द्रव्यमान कैसे माना गया? उदाहरण, रोमवासी अपनी मार्च करती सेना के द्वारा एक कदम को क्या कहते थे? पेस। 1000 कदम को मील कहते थे। इस प्रकार 16वीं सदी में उन्होंने गेहूं के दाने को क्या माना? द्रव्यमान। छोड़ दीजिए, यहीं तक पढ़ना है बस आपको। ये आगे सारणी बनानी है, वो आप पढ़ लेना। आपको इच्छा हो तो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब ये समझ लीजिए द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है ना, किसी, मान लो ये वस्तु है, तो इसमें पदार्थ की जितनी मात्रा होगी वही क्या होगा? द्रव्यमान। अब ये एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग है कि प्रयोग कीजिए जिसके आधार पर आप बता सकते हैं कि पुराने ज़माने के जो भी आपके मापन है वो शुद्ध हैं या अशुद्ध। इनके आधार पर आप कर सकते हैं। तो जल्दी से
बिना स्किप किए वीडियो को एक बार देख लीजिए। अपने शरीर की किसी अंग को मात्रक मानकर क्या आप मापन की परिशुद्धता की जांच कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत संपर्क यानी पीसीपी आप इसे तैयार कर सकते हैं। एक शामपट यानी शामपट क्या मान रहे हैं, एक मेज को मान रहे हैं, एक डेस्क को मान रहे हैं, एक दीवार को, अन्य कोई वस्तु, लंबी वस्तु, ये क्या है, एक शामपट के अंतर्गत आ रही है। को 5 छात्रों के समूह के बीच रखिए। इस क्रियाकलाप को अपनी कक्षा में और अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को? क्रियाकलाप के अंदर नहीं, घर के अंदर, सॉरी, और कक्षा में भी। कक्षा में 4-5 छात्रों का समूह सहभागिता यानी साथ में कर सकता है। घर में परिवार के सदस्य के साथ मित्र इस क्रियाकलाप को भी कर सकते हैं। घर में तो अपने परिवार के साथ, और कक्षा में आप अपने मित्र के साथ कर सकते हैं। पहले शामपट की लंबाई को बालिस्त और अंगुली की चौड़ाई को डिजिट को मापन के मात्रकों के रूप में ले, फिर अपने अवलोकन को नीचे वर्णी सारणी में लिखिए। अब यहाँ आ जाइए, कुछ भी नहीं है फालतू में। अब ऊपर दिए गए क्रियाकलापों से ये निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि मानव शरीर के अंगों पर आधारित मात्र क्या हैं? अशुद्ध हैं। इनसे प्राप्त परिमाण मापन वाले व्यक्ति पर निर्भर करते हैं कि कौन कितना माप रहा है। ये गलत भी माप सकता है कोई अन्य, मान लो एक राजेश माप रहा है उसी वस्तु को अलग, राकेश माप रहा है उस वस्तु को अलग, तो वो क्या है, उस व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं कि उस वस्तु को किस माप में माप रहा है। 1 फीट या 1 क्यूबिट का मापने वाले व्यक्ति पर आधारित होगा। इसके फलस्वरूप भिन्न भिन्न देशों और दैनिक व्यवहार में आने समस्याएं उत्पन्न हो गई। यानी विभिन्न देशों में अब समस्या उत्पन्न होगी कि मापन को किस प्रकार मापा जाए। मापन में एक रूपता लाने के लिए सही मापन आवश्यकता का अनुभव किया गया। इसके लिए मानक मापन को विकसित किया गया। अब मान लो मानक मापन क्या है? अब मिस्र के लोगों ने 300 ईसा पूर्व में किया गया एक कार्य किया। उन्होंने एक क्यूबिट को परिभाषित किया। कहा कि फेरो शासकों की मध्यमा के सिरे से अंगुली तक दूरी को माना गया। क्यूबिट को कैसे परिभाषित किया? कि मध्यमा के सिरे से कोहनी तक की दूरी को क्या कहा? क्यूबिट। मानक क्यूबिट के बराबर की लंबाई डंडियाँ बनाएगी, डंडियाँ नहीं लकड़ियाँ बनाएगी। इसके फलस्वरूप सारे मिस्र देशों में लंबाई का एक मानक स्थापित हो गया। और फिर हेनरी आए, उन्होंने राज्य देश प्रसारित किया। उन्होंने आदेश दिए कि उसकी नाक के ऊपरी सिरे से लेकर, किसकी? ब्रिटिश शासक हेनरी प्रथम ने आदेश दिया, प्रसारित किया कि उसकी नाक के ऊपरी सिरे से लेकर पूरे फैलाए हुए हाथ के सिरे की दूरी को क्या माना गया? गज। जो आज भी चल रही है, जो गज आज भी मानी जाती है कि 100 गज जब हमने मकान खरीदा, 200 गज का मकान खरीदा। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ये घोषणा की 1 मील को 8 फरलांग के बराबर। अब ये फरलांग भी पढ़ेंगे। फरलांग क्या होता है? रानी जब एलिजाबेथ ने घोषणा की 1 मील को 1 मील किसके बराबर बताई उन्होंने? 8 फरलांग के बराबर। 8 फरलांग के बराबर। अब फरलांग क्या होता है? बेलों की एक जोड़ी, यानी बेल होते हैं ना जो खेत में जोतते हैं अनाज को, उससे क्या कहते हैं? बेल। आप जानते होंगे, ऑफकोर्स मुझे पता है। उस दूरी को एक फरलांग कहते हैं। जो बेलों की एक जोड़ी होती है ना, वो जितनी दूरी तक बिना थके, यानी बिना थके एक खेत को जोत सके, उस दूरी को क्या कहते हैं? फरलांग कहते हैं। ये दूरी 220 गज के बराबर पाई गई। यानी वो जोत की ना उन बेलों ने, तो दूरी कितनी पाई गई? 220। इस प्रकार के मानक उपयोगी थे परंतु अल्पकालिक थे। मान लो वो बेल बीमार हो जाएं तो कितनी 250 बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो 50 तक ही सीमित रहेंगे। किसी अन्य परिस्थिति के कारण मान लो न कर पाए तो वो दूरी नहीं मानी गई। क्योंकि एक शासक की सत्ता हटते ही या मृत्यु को प्राप्त होती पुरानी पद्धति को त्याग कर नई पद्धति को अपना ली। अल्पकालिक क्यों थी? क्योंकि एक शासक की सत्ता से हटते हुए, यानी मान लो शासक हटा तो दूसरा शासक आया, उसने अलग अपना दिया कि दूसरी कोई पद्धति लाओ, यही थी। आगे पढ़ते हैं हम। आप एक बार आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, बस मेरा ये कहना है। आपको वीडियो स्किप करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भारत में मापन पद्धति प्राचीन काल से विकसित हुई है। यह बात तो सही है कि प्राचीन काल से मापन पद्धति विकसित हुई है। प्राचीन भारत में, अब देख लो, प्राचीन भारत में किसी वृक्ष की छाया से पता लगाया जाता था कि कितना समय हुआ है। लंबे समय अंतरालों को चांद्र चक्रों के पदों में व्यक्त किया जाता था।
सभी कुछ पंचांगों का आधार था। जैसे भारत में विभिन्न ऐतिहासिक कालों में प्रचलित मापन पद्धतियों के उत्तम उदाहरण उपलब्ध हैं। निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का आकार, ये मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप पढ़ लेना बस। जो चीज़ें आएंगी परीक्षा में वही से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ये फालतू का मैटर है। देखो आप एक बार पढ़ भी लोगे ना इनको वीडियो में तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 8 परमाणु चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उपयोग होने वाले मात्रक 1 रजकण के बराबर। रजकण कौन सा था? रथ के पहिए से एक धूल का कण निकलता है ना, उसे रजकण माना गया। 8 रजकण, 1 लिक्षा। लिक्षा क्या थी? झुकांडा। अब पता नहीं यार कौन से मापन पद्धतियाँ थी पहले भी। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है, पहले तो यही बनता है जीके का प्रश्न, ये तो आएगा नहीं वैसे जीके में तो, पर होना चाहिए ना कि अब आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी अब्बुल अलामी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। किसके द्वारा? अब्बू अलामी द्वारा। इसमें क्या बताया गया कि मुगल बादशाह के शासनकाल में लंबाई को मापने के मात्रक किस में रूप में, यह प्रश्न बनता है कि मुगल बादशाह के शासनकाल में लंबाई को मापने के मात्रक के रूप में गज का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग? गज का प्रयोग। प्रत्येक गज को 24 भागों में बांटा जाता था। प्रत्येक भाग को तासजूस कहा जाता था। ये डेफिनेशन आ जाए, मान लो तासजूस, तो क्या कहेंगे कि गज को 24 बराबर भागों में बांटा जाता था। तो प्रत्येक भाग को क्या कहते थे? प्रत्येक भाग होता ना, मान लो 24 भाग एक गज है तो उसको 24 भागों में बांट दिया गया, 24 पार्ट कर दिए गए। उनमें से एक पार्ट को क्या कह रहे हैं? तासजूस। इस पद्धति का व्यापक उपयोग भूखंडों में को मापन में, भवनों में, घरों में आदि में निर्माण में मापन के लिए किया जाता था। किसका? तासजूज का। और मापन की पद्धति क्या थी अकबर के शासनकाल में? गज। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 1956 में दशमलव प्रणाली अपनाए जाने तक मात्रक के रूप में गज का व्यापक रूप रहा, जो आज भी है। गज क्या है? आज भी है, मात्रक के रूप में आज भी उपयोग किया जाता है। गज या 100 गज की ज़मीन आपने खरीद ली, 200 गज के भाई जयपुर में कितने का प्लॉट लिया आपने? कि 200 गज का। आज भी आप उन चीज़ों को बोलते हैं। अब कौन सी पद्धति आई? ब्रिटिश काल की। कौन सी पद्धति आई? ब्रिटिश काल की। एक पर्सन छूट गया, हाँ एक पर्सन छूट गया। यहाँ से एक पर्सन आता है यार, सॉरी है ना दोस्तों, एक पर्सन आता है यहाँ से कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सी पद्धति अपनाई जाती? तो आप क्या लिखोगे? मापतोल की सुपरिभाषित पद्धति उस शासन एक सुनिश्चित करता था कि एक समान बाट और मानकों का उपयोग करें, यानी एक समान बाट का उपयोग करें और मानकों का उपयोग करें। इस पद्धति के अनुसार लंबाई का सबसे छोटा मात्रक 1 परमाणु था। यही प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या था? 1 परमाणु था। छोटी दूरियां अंगुल से मापी जाती थी, लंबी दूरियां योजन में मापी जाती, छोटी दूरियां अंगुल में और बड़ी दूरियां योजन में। एक योजन किसके बराबर होता था? 10 किलोमीटर के बराबर। मैंने कहा था ना 1% छूट गया, आगे आएगा ये पर्सन। तो आपको सर ने तो पढ़ाया नहीं और पहले बोल रहे थे कि ऊपर आया ये पर्सन, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब मापन की एक पद्धति है ब्रिटिश काल में। कितनी पद्धतियाँ होंगी? 3। पहली चंद्रगुप्त के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, अब ब्रिटिश में कौन सी पद्धति अपनाई गई? तो पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। मापन की पद्धति एकरूपता लाने के लिए ब्रिटिश काल में अनेक प्रयास किए गए। सबने किए, इन्होंने भी किए होंगे। शासक भारतीय मापतोल को उस समय ग्रेट ब्रिटेन में प्रयुक्त पद्धति से जोड़ना चाहते थे। उस काल में लंबाई मापन के लिए मात्रकों के रूप में इंच क्या थी? इंच, फुट, गज। ये याद रखना है कि उस समय क्या थी? इंच था, फुट था और गज था, ये तीनों थी। और अकबर के शासनकाल में केवल ये एक थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक परमाणु एक मानक माना जाता था कि 1 तोला बराबर हो सब। द्रव्यमान मापने के लिए गए ग्रेन्स, ओंस, पौंड का उपयोग होता था। भारत में इन मात्रकों एवं बाटों का उपयोग सन 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक होता रहा। बाद में दूसरी पद्धति आई। भारत में द्रव्यमान के मात्रक के रूप में प्रयोग होने वाले मात्रक में रति क्या थी? एक लाल रंग का बीज होता है जिसका द्रव्यमान 120 mg होता है। इसका व्यापक रूप से उपयोग भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों द्वारा श्रवणकारों द्वारा किया जाता था। 8 रति बराबर
एक मासा, 12 मासा, 1 तोला, 5 तोला, 1 छटांग, ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे परीक्षा में। याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। प्रश्न आएंगे तो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से प्रश्न आएंगे, यहाँ से प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न ये आता है यहाँ से, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उपयोग में ले जाने लंबाई का सबसे छोटा मात्रक कौन सा था? मैंने बता दिया, एक परमाणु। एक परमाणु, इसका आंसर क्या होगा? एक परमाणु। मानव शरीर के उन अंगों की सूची बनाई जिसका मापन हेतु उपयोग में किया जा सकता है। आप कर लेंगे, ऊपर मैंने पार्ट फर्स्ट में भी करवा दिया था, पार्ट सेकंड में भी आज बताया। मानव शरीर के अंगों द्वारा परिशुद्ध मापन क्यों नहीं किया जा सकता? मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था, उसमें यही पूरा पूरा लिखना है कि कैसे नहीं किया जा सकता। किस काल में, ये आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट, किस काल में गज की लंबाई का मात्रक उपयोग, यानी अकबर। अब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उन्होंने क्या किया? 1790 की फ्रांसीसी क्रांति के तुरंत बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने मापतोल की नई पद्धति को, इन्होंने भी अब पद्धति स्थापित कर दी कि हम भी नई पद्धति लाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय मानकों की स्थापना, दशमलव प्रणाली को अपनाने उन्होंने वकालत की। इसमें दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ जो हमारी हिंदू अरबी गणना पद्धति की 10 की संख्या के अपवर्तनीय उपविभाजनों पर आधारित थी। गहन विचार विमर्श के बाद लंबाई और द्रव्यमान की मानक इकाई माना गया। अब माना गया किसमें? फ्रांसीसियों ने। विचार विमर्श के बाद लंबाई और द्रव्यमान की एक मानक इकाई माना गई। एक मानक मीटर को बनाने के लिए अब प्रश्न आ जाए कि फ्रांसीसियों ने मानक मीटर कैसे बनाया? तो एक प्लेटिनम इरिडियम धातु की छड़ और उस पर रेखाएं अंकित की। कितनी? दो रेखाएं अंकित की। इसी प्रकार एक क्यूबिक डेसीमीटर लिया, पानी के भार के बराबर। उन्होंने प्लेटिनियम इरिडियम धातु के सिलेंडर को मानक माना। किसने माना? इसको माना, सिलेंडर को, यानी बेलन को मानक माना। ये दोनों मानक अभी भी पेरिस के निकट कहाँ रखे हैं? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में रखे हुए हैं। इन मानकों के अनेक प्रतिरूप बनाए गए, भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजे गए, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर भेजे गए। समय के मात्रक के लिए पृथ्वी के घूर्णन पर आधारित सेकंड, मिनट, घंटों को लिया गया। इस दशमलव प्रणाली को संपूर्ण विश्व में व्यापार में लाने के लिए सन 1875 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे मीटर कन्वेंशन कहा गया। इन मात्रकों के विकास के दौरान अनेक पद्धतियों में काम में लिया गया। 2 पद्धतियां, ये मोस्ट पद्धतियां हैं, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। यहाँ से प्रश्न कौन सा आएगा कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक कौन सा होता है, द्रव्यमान का मात्रक कौन सा होता है और समय का मात्रक। तो देख लीजिए, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या था? सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक क्या था? सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ये रहा लंबाई का सेंटीमीटर। द्रव्यमान का ग्राम, द्रव्यमान का इसका क्या? ग्राम। और समय का सेकंड। दोनों में सेम ही था। समय का मात्रक सीजीएस में भी एक ही था और एमकेएस, दोनों प्रणालियों में एक ही था, दोनों पद्धतियों में एक ही था। अब आइए एमकेएस पद्धति की बात करते हैं कि इसमें मात्रक क्या था। इसमें मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक इसमें क्या था? मीटर। उसमें क्या था? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का नहीं, लंबाई का मात्रक इसमें मीटर था, उसमें सेंटीमीटर था। और इसमें द्रव्यमान का मात्रक उसमें ग्राम था, इसमें क्या है? किलोग्राम। चेंज हो गए ना, उसमें ग्राम था सीजीएस में। तो या अब देख लो, यहाँ से देख लो, ये आप ट्रिक भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिए। सीजीएस में ग्राम और एमकेएस में मीटर। किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एमकेएस में पद्धति का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें मात्रक मीटर, किलोग्राम और, यानी एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। और इसमें देखना सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, यानी ग्राम का मात्रक कौन सा था? द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम। समय का मात्रक एस, सेकंड। हो गया, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप
वीडियो को स्किप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। अब आई एसआई मात्रक पद्धति। यहाँ से 1% मोस्ट पक्का है, 1% आएगा यहाँ से। एसआई पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। 1960 में मापतोल की 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस सीजीपीएम में मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार किया गया। मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को क्या कहा गया? एसआई मात्रक। एसआई शब्द कहाँ से? फ्रेंच का छोटा रूप है, शॉर्ट रूप है। आप जानते हैं कि लंबाई, भार, द्रव्यमान, समय, घनत्व आदि का संबंध मापने से कोई भी राशि मापी जा सकती है। अब यहाँ से 1% बनता है। कोई भी राशि जो मापी जा सकती है उसे कौन सी राशि कहते हैं? भौतिक राशि। कोई भी राशि जिसे मापी जा सकती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। नोटबुक में अपने माइंड में उतार लेना इसी डेफिनेशन को, भौतिक राशि की डेफिनेशन क्या होती है। अब ये सारणी देखिए, यहाँ से 1% या 1 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में। आएगा कौन सी? कि पहला प्रश्न आता है कि मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती है। पहला प्रश्न हो गया, मूल भौतिक राशियाँ कितनी होगी? 7। कितनी होती है? 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागति, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई क्या होती है? एल, द्रव्यमान मीटर। अब इनके मात्रक भी आपको याद रखना। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का मात्रक आपको पता है सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ऊष्मागति का केल्विन। मोल किसका होता है? पदार्थ की मात्रा का। और ज्योति तीव्रता का मात्रक। 1% आएगा। या तो ऐसे पूछेगा मूल भौतिक राशियों के कितनी होती है उनके नाम लिखिए, या ऐसे पूछ ले कि ज्योति तीव्रता का मात्रक बताइए, तो आप क्या बताएंगे? कैंडेला। क्या? कैंडेला। प्रतीक CD। ये थोड़ा सा मोस्ट है, एक बार पढ़ लीजिए कि यहाँ आगे कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान की डेफिनेशन आएगी यहाँ पे। किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है, ये देखिए, किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु में यानी पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? वस्तु में जितनी पदार्थ की मात्रा होगी उसे ही द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहेंगे? द्रव्यमान। 1% आता है कि द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा में अंतर बताइए। एक नीचे प्रश्न आएगा तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है। किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। जबकि मोल क्या है? किसी पदार्थ की मोल क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जो ग्राम में व्यक्त कर उसे मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है। यानी कि पदार्थ की मात्रा की मोल क्या होती है? यानी जो ग्राम में व्यक्त कर उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है। 1 मोल HCl बराबर कितने ग्राम? 36 पॉइंट, यानी कैलोरीन 17 होगा, और हाइड्रोजन 1, इसलिए 36.46 ग्राम। तो 2 मोल एक मोल HCl बराबर 36.46, तो 2 मोल इंटू 2 72.92 ग्राम। ज्योति तीव्रता क्या है? हमने क्या पढ़ लिया? द्रव्यमान पढ़ लिया। क्या पढ़ा? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा क्या है? द्रव्यमान। पदार्थ का मोल पढ़ लिया। क्या पढ़ा? कि जो ग्राम में व्यक्त उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है। कि हम जिससे ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ की मोल मात्रा। अब ज्योति तीव्रता की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। किसी बिंदु स्रोत द्वारा प्रति सेकंड किसी विशेष दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। मैं ये आपको गारंटी दिलाता हूँ कि मैं पर्सन लेके आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी में से पर्सन आएंगे। बस आप एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिए, जिससे आपको समझ में रहे कि कौन सा चैप्टर कहाँ से पर्सन बनता है और क्या नहीं। कचरा पढ़ने से बिल्कुल भी वो नहीं है कि सारी चीज़ें पढ़ो आप किताब में। अब ये है एक एक्सपेरिमेंट है कि टेम्परेचर ज्ञात कीजिए अपने शरीर का। कैसे ज्ञात करेंगे आप? तो एक तापमापी यानी थर्मामीटर ले, उस पर चिन्ह अंकित करें, अपने तापमान को मापें डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। एक तो डिग्री सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट में। किस में माप सकते हैं? एक होता है केल्विन। अगर इसे समझने में कोई समस्या है तो आप ANM के पास जा सकती हैं। आपके गांव में कोई शहर में GNM ANM कर रखा है, डॉक्टर के पास आप जा सकती हैं। यदि आपको समझ में ना आए कि तो आप संपर्क कर सकते हैं सहायक नर्स से। सामान्यतः कितना होगा फ़ारेनहाइट में? 98.2 90 से 98.6 के बीच शरीर के ताप को फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। और यही डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? लगभग 36 के लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के लगभग होगा। अब क्या है?
मूल SI मात्रक जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। अब ये प्रश्न बनता है कि SI मात्रक जैसे द्रव्यमान, लंबाई आदि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। कौन सी? मूल भौतिक राशियाँ, SI मात्रक जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। मात्रकों की अन्य भौतिक राशियाँ जैसे क्षेत्रफल, घनत्व, गति आदि को SI मात्रों से व्युत्पन्न किया जाता है। इसे भौतिक राशि तथा मूल भौतिक राशियाँ आपसी संबंध को जानना जरूरी है। अभी यहाँ दिया गया है कि ये कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ये देखना। मात्रकों की अन्य भौतिक राशियाँ, मात्रकों की अन्य भौतिक राशियाँ जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक नहीं, एक राशि है क्षेत्रफल। और मीटर स्क्वायर क्या है? इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर आदि को हम SI मात्रकों से व्युत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात SI मात्रकों से हम जो अन्य राशियाँ व्युत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ, या जिनसे मात्रक उत्पन्न करते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक। इस प्रकार ये प्रश्न आता है, व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषित कीजिए। कि SI मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। इस प्रकार व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि के आपसी संबंध को जानना जरूरी है। फिर मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को प्रतिस्थापित कर वांछित व्युत्पन्न मात्रक को ज्ञात किया जा सकता है। कुछ उदाहरण द्वारा जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार मूल मात्रकों के पदों में भौतिक राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न किया जा सकता है। एक सारणी आएगी जिसके माध्यम से हम व्युत्पन्न मात्रकों को परिभाषित करेंगे कि कैसे आए व्युत्पन्न मात्रक, किससे आए? SI मात्रकों से आए। हमने यहाँ पढ़ लिया कि मात्रकों की अन्य भौतिक राशियाँ कौन कौन सी, जैसे क्षेत्रफल, घनत्व, गति आदि को SI मात्रकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है, व्युत्पन्न किया जाता है। अतः इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों को किससे उत्पन्न किया जाता है? SI मात्रकों से ही व्युत्पन्न किया जा सकता है। यानी इनको ही चेंज करके, बदलाव करके क्या उत्पन्न किया जाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। कौन कौन से? क्षेत्रफल, घनत्व, गति, ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। उदाहरण भी एग्जाम में आ जाए तो आप लिख देना, क्षेत्रफल, घनत्व, नीचे बहुत से आएंगे। अब क्षेत्रफल को व्युत्पन्न किया गया कि कैसे व्युत्पन्न किया जाता है। परीक्षा में एक प्रश्न आएगा कि क्षेत्रफल के मात्रक को व्युत्पन्न कीजिए, बल के मात्रक को आप व्युत्पन्न कीजिए। तो कैसे करेंगे आप, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। एग्जाम में लिखना कहाँ से है कि व्युत्पन्न कहाँ से करना है, तो देखिए यहाँ से। किसी पृष्ठ के क्षेत्र, यानी क्षेत्रफल होता क्या है पहले तो ये जान लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। साफ सी बात है, आपको बचपन से पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और लंबाई क्या है? एक लंबाई। चौड़ाई क्या है? एक लंबाई। चौड़ाई क्या है? लंबाई। चौड़ाई क्या है? लंबाई। तो लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू लंबाई यानी L स्क्वायर, यानी L स्क्वायर, यानी L इंटू L बराबर L स्क्वायर। सही है। क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? L स्क्वायर। अब आपको पता है लंबाई का मात्रक मैंने ऊपर पढ़ा दिया था। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और वापस लंबाई का मात्रक इंटू मीटर, तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ लिखा गया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन का मात्रक भी हम ज्ञात कर सकते हैं, मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। आइए तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। पहला है लंबाई। तो लंबाई क्या है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई को हमने क्या माना? लंबाई। तो लंबाई इंटू लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, वापिस लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्या आ गया? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सही है। वापिस देखते हैं आयतन। आयतन क्या है? लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, वापिस मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर मीटर क्यूब हो गया। अब चाल का आ जाए, मान लो एग्जाम कि चाल के मात्रक को व्युत्पन्न कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? चाल बराबर आपको याद रखना है कि चाल बराबर क्या होता है? लंबाई अपूर्ण समय, यानी लंबाई बटा समय, लंबाई अपूर्ण समय। लंबाई को मात्रक आपको पता है क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? लंबाई अपूर्ण
समय। ऐसे व्युत्पन्न करना आपको एग्जाम में। मान लो आपको आ जाए चाल, तो आपको वहाँ दे भी रखा हो कि चाल बराबर क्या होता है, लंबाई अपॉन समय, तो मात्रक उत्पन्न कीजिए। तो मात्रक कैसे उत्पन्न करोगे, लंबाई का मात्रक मीटर, सही है, समय का मात्रक सेकंड, ये सेकंड ऊपर जाएगा इन्वर्स में चला जाएगा, यानी मीटर सेकंड इन्वर्स, यानी माइनस में चला जाता है, ये ऊपर जाता है, सेकंड इन्वर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स। त्वरण, अब त्वरण का देखते हैं, त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं, त्वरण का मात्रक कैसे ज्ञात करें। अब त्वरण बराबर क्या होता है, लंबाई अपोन समय अपोन समय, समय अपोन समय। तो लंबाई का मात्रक तो हमें पता है मीटर, साफ सी बात है। समय का मात्रक सेकंड, तो इन्वर्स कितनी बार जाएगा, 2 सेकंड, यानी समय समय कितना दे रखा है, 2 बार, तो ये सेकंड इन्वर्स 2 बार हो जाएगा, ये सेकंड इन्वर्स 2 बार, यानी त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड इन्वर्स 2। तरंग संख्या मीटर इन्वर्स, यानी 1, लंबाई का मात्रक ऊपर, जैसे 1 अपोन लंबाई, एक तो एक ऐसे के रहेगा, लंबाई का मात्रक तो मीटर इन्वर्स हो गया। घनत्व, घनत्व घनत्व देख लीजिए आप, घनत्व कैसे करेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान दे रखा है, नीचे क्या है, द्रव्यमान इंटू लंबाई, सही है। अपोन में क्या दे रखा है, समय का स्क्वायर, यानी समय अपोन समय, तो समय कितना है 2, तो सेकंड इन्वर्स ऊपर, साफ सी बात है। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, समय सेकंड क्यूब में चला जाएगा, सेकंड क्यूब, ये हो गया इसका मात्रक। अब देख लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं आगे भी मात्रक को, कि आप बल का भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार आप बल का निकाल सकते हैं, दाब का भी निकाल सकते हैं। चलो अब एक बार दाब का देख लीजिए कि दाब का कैसे निकालेंगे आप। दाब का एक प्रश्न आता है, ये रहा। अब ये देख लीजिए मात्रक, यहाँ से प्रश्न आएगा कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट। एक प्रश्न पक्का है, यहाँ से पूछेगा कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, हर्ट्ज, क्या होता है, हर्ट्ज। ये देख लीजिए प्रश्न भी आ गए, क्या आ गए प्रश्न, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। मूल मात्रक कौन से होते हैं, मूल मात्रक 7 होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या 7 से अधिक होती है। मैंने बताया मूल मात्रक कितने होते हैं, 7, और मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न किए जाते हैं। मैं लास्ट में आपको प्रश्न एक साथ करूँगा, टेंशन मत कीजिए, बस आप सपोर्ट हमारा साथ दीजिए बस आप। द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा में क्या अंतर होता है, मैंने पढ़ा दिया। वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान, और पदार्थ की मात्रा यानी मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। ऊपर पढ़ा है, दाब के मात्रक को व्युत्पन्न कीजिए, दाब के मात्रक को व्युत्पन्न कीजिए, यानी व्युत्पन्न कैसा करना है हमें, दाब के मात्रक को ऐसे ऐसा व्युत्पन्न करना है हमें, पास्कल, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो दाब, दाब बराबर हमें दे रखा है, यहाँ पे देखो दाब बराबर दे रखा है हमें बल अपोन क्षेत्रफल, बल अपोन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पता ही हमें क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सही है। क्षेत्रफल बराबर हमें पता ही है मीटर स्क्वायर। अरे यार समझ लीजिए ना एक बार आप, दाब बराबर दे रखा है, मान लो ये रहा, ये अपोन में ले लो इसे, ऊपर दाब हो गया बल, ये हो गया बल, और ये हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऊपर ले लीजिए, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सही है, सही है ना मेरी बात, ऊपर मीटर कैंसिल हो गया, तो वापस क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये रहा।
मीटर स्क्वायर ले लिया आपने। अरे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको यार, ये लिखने की जगह एक इंतज़ाम नहीं होता यार, इसका कैसे लिखा जाए, ये प्रॉब्लम। दाब की ये प्रश्न आएगा कि दाब के मात्रा को व्युत्पन्न कीजिए, और यहाँ दे रखा है दाब बराबर हमें। यदि एग्जाम में नहीं भी दे रखा है तो आपको याद होना चाहिए कि दाब बराबर क्या होना चाहिए, बल अपोन क्षेत्रफल। बल अपोन क्षेत्रफल, तो हमें याद होना चाहिए बल का मात्रक क्या होगा। पहले तो बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड इनवर्स 2, सही है। और बल अपोन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कितने हैं, 2, एक कट जाएगा, कट जाएगा एक, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये एक बचा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मीटर इनवर्स, सही है। किलोग्राम वैसा का वैसे रहेगा, इंटू सेकंड इनवर्स 2, तो क्या हो गया, ये मात्रक हो गया आपके बल का, ऐसे का ऐसे मात्रक आ जाए। यानी आप बल को अपोन में क्षेत्रफल के मात्रक को लेकर निकाल सकते हैं, किसका मात्रक, दाब का मात्रक। चौथा फोर्थ क्वेश्चन है, आपके पसंद के रेडियो कार्यक्रम का उद्घोषक भाषा की किस राशि का सामान्यतः प्रयोग किया जा सकता है। इसमें किसका उपयोग किया जाएगा, राशि का, हर्ट्ज का। पांचवा प्रश्न है, अपने घर की ट्यूबलाइट का अवलोकन कीजिए। अपने घर की ट्यूबलाइट का अवलोकन कीजिए और अंकित मापन की मात्रा के लिए कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, वाट। अब एकदम इजी क्वेश्चन है 6 नंबर का। वीना, मोहिंदर और आलम बाजार गए। वीना ने लीटर से माप कर दूध लिया, लीटर से, किससे, लीटर से। मोहिंदर ने टेबल पर बने मापन को चिन्हों से माप कर रिबन लिया। आलम ने पत्थर से बने बाटों से तोलकर सब्जियां ली। किसने उपयुक्त माप को माप कर सब्जियां ली, किसने उपयुक्त माप को काम में लेकर वस्तुएं नहीं खरीदी, तो किसने नहीं खरीदी, किसने नहीं खरीदी। तो आपको एक तो मीटर वाले ने देखो, मोहिंदर ने टेबल को मापा किससे, रिबन से, बल्कि उसको मापना किससे चाहिए था, मीटर से, तो मोहिंदर ने नहीं की। एक आलम को किस में मापना चाहिए था, बाटों से नहीं मापना चाहिए, तो उसे किलोग्राम से मापना चाहिए था। तो दो आंसर कौन से हो जाएंगे, मोहिंदर और आलम, इसके राइट आंसर। अब ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले पार्ट 3 और आएगा इसका, पार्ट 4 आएगा, पार्ट 3 आएगा, अभी पार्ट 4 आएगा। और इसके बाद में आपको एक साथ पाठ्यगत पुस्तक के प्रश्न अलग से, मेरे बनाए हुए प्रश्न एक साथ अलग से करूँगा, इसमें नहीं करूँगा, अलग से बनाऊँगा मैं खुद। और वो प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उन्हीं में से प्रश्न आएंगे। तो आप चिंता मत लीजिए, एक बार ये पढ़िए, और चैप्टर जैसे ही पूरा होता है मैं आपको प्रश्न लेकर आऊँगा, इन्हीं के उत्तर, जैसे मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, तो पहले तो ये प्रश्न लिखा हुआ होगा और उसके नीचे इनके आंसर होंगे और वहाँ समझाए जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों, जितने बस आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बस वो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों जो मान लो ओपन की जिसने भाई ने एग्ज़ाम के फार्म अप्लाई कर दिए, उनको बता दीजिए कि जानवी एजुकेशन हब पर डेली बढ़िया कंटेंट के साथ क्लासें ली जा रही है और आगे भी ली जाएंगी। होम साइंस के पूरे पार्ट होने वाले हैं आपके, मुझे जितना पता है, थोड़े 1-2 पार्ट और होंगे, फिर अलग चैप्टर चालू करवाएगी यशोदा मैम। तो आप कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बस आप हमारा साथ दीजिए। ओके दोस्तों, बाय।